नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। उनका परिचय इस नाम से आपको दिख रहा होगा। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यूपी में उस दौर में पुलिस व्यवस्था को और पुलिसिंग को ठीक करने का श्रेय दिया जाता है जब यह माना जाता था ब्यूरोक्रेसी बहुत हार्ड समय में थी। तो उस समय से लेके आज तक अपना रिश्ता तमाम खबरों से, तमाम चीजों से जोड़े हुए डॉक्टर साहब को आप अलग अलग स्क्रीन पर रोज देखते हैं और बेहतरीन अपनी राय के साथ हैं। लेकिन आज का जो हम लोग सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसमें तो उनकी मास्टरी है। वैसे तो वो पीएचडी किए हुए और उनकी भाषा पे कमांड हम सब देखते हैं, लेकिन आज का सब्जेक्ट उनके जो उस प्रोफाइल से है जो उन्होंने पूरी जिंदगी किया है। सर, जिस तरह से लव जिहाद का केस, वो भी केजीएमसी जो केजीएमयू में आया और ये माना गया कि यहाँ तो लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ हैं, हालांकि उनका इससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक लव जिहाद का कंसेप्ट जिसको कहा जा रहा था, एक लेडी जाती है, वो रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन वो केस इतना बड़ा निकलता है और उसके बाद अब उसको एसटीएफ को दिया जा रहा है। तो इस केस का आपको क्या लगता है कि कोई केस जिसको एसटीएफ को दिया जा रहा है उसकी गंभीरता क्या हो सकती है? धीरेन्द्र जी नमस्कार। आपके सुधी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं नव वर्ष की। मैं ये कहूंगा, पहले आपका जो प्रारंभिक संबोधन था कि योगी जी के प्रशासन में ये हुआ कैसे, एफआईआर हुई, हीला हवाला के बाद हुई, बाद में जो यूनिवर्सिटी प्रशासन था उसने भी जिस तरीके के हीला हवाला तब किया और आज भी कर रही है। तो सांप निकलना अप्रत्याशित नहीं होता, सांप तो कहीं भी निकल सकता है। मेरा किसी धर्म, किसी मजहब, किसी किताब से कोई बैर नहीं है। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने मातृभूमि की और अपने परिवार की, और मेरा परिवार में पूरा भारत है, उसकी सुरक्षा में कोई आड़े आता है तो मैं शब्दों का चयन नहीं करता हूं। फिर जो मैं समझता हूं कि भारत और भारत के हित के लिए है, मैं वही कहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि एसटीएफ एनआईए वही करेगा। केजीएमयू में एक टॉपर लड़की आती है, ये कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ और ये कुंसित प्रयास हुआ, उसका एबॉर्शन भी हुआ और एबॉर्शन के बाद उसने जो हालत बताई वो चौंकाने वाली थी। डॉक्टर रमीजुद्दीन, इसने कहा कि मुझको फंसाया, नशीले पदार्थ खिला करके वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके निकाह किया, ये जानते हुए कि पहले भी वो निकाह कर चुका है। ये उसने बात को छुपाया। फिर जब आमना सामना हुआ, ये टॉपर लड़की थी। रमीजुद्दीन का बैकग्राउंड ये है कि इनके बाप भी जो है शायद होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और खटीमा जिला नैनीताल के रहने वाले हैं, ये ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के। इन्होंने इनके निरंतर संपर्क पीएफआई से रहे हैं और पीएफआई से संपर्क का मतलब ही होता है भारत और सनातन विरोधी। मैं फिर कह रहा हूं, पीएफआई से संबंध और आपका पीएफआई से संपर्क होना एक चीज है। पीएफआई अगर आपको अलंकृत कर रही है तो वो दिखाता है कि आपके रिश्ते कितने गहरे हैं। और रमीज डॉक्टर भी जब अब फंसा तो कानूनी मशवरे के लिए उसने पीएफआई के काडर से ही संपर्क किया। तो आप समझ सकते हैं कि बात यहीं तक नहीं समाप्त हो जाती है, बात बड़ी गहरी है। ये भी बताते हैं कि 2012 से 2017 तक एसएन मेडिकल कॉलेज में जब ये था, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, तो उस दौरान इसने कई कम से कम बच्चियों के ऊपर चारा डाला। अब आप कह सकते हैं भाई, मेडिकल की पढ़ाई तो ऐसी नहीं है कि आदमी इतना तफरीह करे, लेकिन अगर एक बच्ची, वो भी अगर दूसरे संप्रदाय की हो, और एक बच्ची के ऊपर टैग है 15 से 25 लाख रुपए का, तो वो दरअसल केवल एक प्रेम संबंध नहीं है, वो केवल लव जिहाद नहीं है, वो लॉटरी का टिकट है। तो अगर आपने, वैसे तो जब डॉक्टरी करोगे तब करोगे 4-5, अगर तुमने लड़कियां निपटा दी हिंदुओं की तो 1 करोड़ की लॉटरी गारंटीड, और तफरी अपनी जगह, वो बोनस में मिल गई। तीसरी बात ये आती है कि ये एक कमरे में जब रहते थे, वहां एक डॉक्टर परवेज भी रहते थे, वो एमडी कर रहे थे। ये डॉक्टर परवेज अगर याद करें तो जो आपके अल-फलाह में डॉक्टर शाहीना जो पकड़ी गई, जिनकी डिक्की में से AK-47 मिली और बाद में इन्हीं के गिरोह ने बॉम्ब ब्लास्ट कराया 10 नवंबर को लाल किले के सामने, ये डॉक्टर अब मैं आपको बता क्यों ना हूं कि आपने सवाल तो किया नहीं था शाहीना के बारे में, लेकिन शाहीना के भाई के साथ अगर आप घूम रहे हैं, 5 साल तक आप उसी के कमरे में रह रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर शाहीना के बारे में अगर ये है, तो जैशे मोहम्मद मौलाना अजहर मसूद की सगी बहन, वो जो है सादिया अजहर, वो प्रेसिडेंट है जमाते मोमिना की। तो सादिया ने इनको, डॉक्टर शाहीना को बनाया
जमात उल मोमिना जो हिंदुस्तान की है उसका सदर बनाया। उसका सगा भाई जो है डॉक्टर परवेज, ये रमीजुद्दीन के साथ रह रहा है। अब आप नेक्सस समझ सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद का मौलाना अजहर मसूद, उसकी बहन सादिया, उसकी बहन सादिया से शाहिना, शाहिना से परवेज, परवेज से रमीज। आपका सीधा संबंध जो है जैश ए मोहम्मद और ये डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशंस का शातिर टेररिस्ट है अजहर मसूद। लेकिन आपको तो कवर फायदे नहीं साहब, प्यार तो हमारा जायज है, प्यार तो हम कानूनी तौर पे कहेंगे, मेरा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार यह है कि आप प्यार दो तरफा हो, बिना वर्गला, बिना धोखा दिए, बिना ड्रग्स दिए और बिना ब्लैकमेल किए अगर ब्याह हो रहा है वो कानूनी है। ड्रग्स दे करके, वीडियो बना करके, उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके, माइंड गेम्स खेल करके, वो लव जिहाद में, वो जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद में उसमें ये अपराध है। और मैं आगे बताऊंगा ऐसे लव जिहादियों को चिन्हित करके अगर आप कार्रवाई करें। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि ये पैसा आता कहां से है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कतर ने अभी मुस्लिम ब्रदरहुड को ये कहते हैं $1 ट्रिलियन डोनेशन दिया। $1 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं ये हम कैलकुलेटर में संभाल पाएगा। लेकिन फिर कहा नहीं, हमने 1 ट्रिलियन नहीं दिया है, हमने $18 बिलियन दिया है। वो भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। 18 बिलियन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कई स्टेट्स की जीडीपी से ज्यादा है ये। अब आप इस पे आइए कि छांगुर, बलरामपुर का जो कीड़ा था, नाम भी छांगुर तो झिंगुर, उसके पास से अगर 500 करोड़ की मिल्कियत मिली जो कि ताबीज गंडा बेचता था, अंगूठी बेचता था, तो जाहिर है कि जेबों में पैसा समा नहीं रहा है। वो इसी तरीके के शिकार। तो छांगुर ने भी 1500 लड़कों की एक फौज बनाई। और ये डॉक्टर रमीज और डॉक्टर ये आपके परवेज, इन दोनों की भी बनी थी। क्या इसलिए तो 15-20 लाख इनके लिए कोई मायने रखते ही नहीं। अच्छा, आप पूछेंगे साहब फिर लेडी डॉक्टर ही क्यों कर रहे हैं? लेडी डॉक्टर ही क्यों कर रहे हैं? लेडी डॉक्टर हो और दूसरे धर्म की, सनातन की हो, हिंदू हो तो पैसे मिलेंगे। मुसलमान से निकाह विकाह करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है, आप ये देखें कि जब ये अलफला चल रहा था अहमदाबाद में, आपने देखा होगा, हमें नाम याद नहीं आ रहा, डॉक्टर मोइनुद्दीन शायद नाम था, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया था। उसके पास से कैस्टर सीड्स के राइसिन जहर मिला था, RICIN। क्या उद्देश्य था? ऐसा जहरीला जिसका कोई एंटीडोट नहीं है, आपकी वाटर सप्लाई में डाल दे, आपके जहां प्रसाद बनता है मंदिरों में वहां डाल दे। यही प्रयास इन्होंने उज्जैन में किया था, महाकाल में, वहां भी मिट्टी में मिले और यहां भी मिट्टी में मिले। सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर को किया है, इतने बायोकेमिस्ट तो आपको मिलेंगे नहीं लड़कियां, लेडी डॉक्टर आपको बहुत मिल जाएंगी। लेडी डॉक्टर के जरिए ये आपका बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कर सकती हैं। तो धीरेन्द्र भैया, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जब इस तरीके का ताना बाना बुना, आपने देखा कि डॉक्टर रवीस और डॉक्टर परवेज, उनसे जुड़ा है आपका जमात उल मोमिना, जमात उल सीधे साहब जैश ए मोहम्मद। और आपने ऑलरेडी, आपके षड्यंत्र का एक भाग सामने आ गया। एक एमबीबीएस डॉक्टर निरंतर दूसरे धर्म की अगर महिलाओं को वर्गला रहा है, और क्यों वर्गला रहा है? विशेषकर इसलिए कि आपका आगे चल के बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, गजवा-ए हिंद और 2047, इसके आपके चंडू खाने की ये जो ख्वाब है वो आप शायद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन किया, कमेटी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसको STF को सुपुर्द कर दे, उनके पास बेहतर। चूंकि मैं STF में बहुत मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं STF कर सकती है नहीं, STF कर सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि राष्ट्र विरोधी तत्वों के और जैश ए मोहम्मद का मामला है, इसको NIO को सुपुर्द कर देना चाहिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन अंतरराष्ट्रीय, STF की सीमा केवल भारत तक है और 90% उत्तर प्रदेश और स्टेट के बाहर के बारे में भी शायद STF को उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी NIA को मिलेगी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस पूरी विवेचना को NIA करे, STF तुरंत उसको हैंडओवर कर दे। और योगी जी महाराज से मेरी ये अपील रहेगी कि इनको तत्काल इस इन्वेस्टिगेशन को NIA को हैंडओवर किया जाए। ये एक बात जो मुझे जो आपने, जिसको आपने शुरू में जिस ने उस पर हाथ रखा कि उन्होंने हीला हवाली की, आप ये क्या है कि वो मस्जिद में वहां जाके बाकायदा नमाज पढ़ रहा है, फिर उस कमरे में, वो कमरे भी निश्चित आदमी को ही अलॉट किए जा रहे हैं, उसके बाद उसी धर्म के लोगों को अलॉट किया जाता है ये सिस्टम। इसके बाद वो शख्स पहले एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कर चुका, उसके बाद वो फिर दूसरी लड़की को कन्वर्ट कर रहा है, और वो तो जिस आइडियोलॉजी में उसमें वो 4 रख ही सकता है एक साथ।
एक साथ तो चार, और उसके पिता का रिकॉर्ड उससे भी बढ़िया आ रहा है। उसने चार अलग अलग, चार है शादी और चारों में अलग अलग हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके। तो ये जो हमारा सिस्टम है, क्या ये इस मैकेनिज्म को पकड़ने में मुश्किल आती है, या अभी भी इतने साल हो गए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के अंदर है जिसको सिविलाइजेशनल वॉर की भी समझ है, जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इस्लाम पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये बात अभी तक नीचे क्यों ना आ रही है? हमारा सिस्टम क्यों नहीं समझ पा रहा है इस बात को कि एक मर्डर जो 2016 का मुझे याद है, वो जो कानपुर में मारा गया था, बाद में पता चला सैफुल्लाह के समय कि उसने अपनी पिस्तौल चेक करने के लिए इसलिए मारा क्योंकि उसको तिलक लगा हुआ था उस बेचारे प्रिंसिपल के। तो हमारे लोग अभी तक ये समझ क्यों नहीं पा रहे? हमारे का मतलब तमाम लोग जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं, एप्रिसिएशन की कितना मामला गंभीर हो सकता है कि जब ये रमीजुद्दीन पकड़ा गया था तब भी किसी को आइडिया नहीं होगा कि इसके तार जाके जुड़ेंगे जैश ए मोहम्मद अजहर मसूद से। लेकिन आज जब खुल रहा है तो ये आप उम्मीद करें कि ये वहां पर आप इसका मूल्यांकन कर सकें, वो कभी काबिलियत या वो एप्रिसिएशन, वो गंभीरता नहीं आई है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे भयावह कारण है, भ्रष्टाचार। किसी भी एरिया में जाकर के एफआईआर लिखवानी हो या रुकवानी हो, मुलजिम निकलवाना हो, 1 लाख रुपए दीजिए और आपका काम हो जाएगा। मैं बड़ी कटु बात और बड़े अनुभव वाली बात बता रहा हूं आपको जी जी, आप तो कि ये कोई, चीज जो है कि जो आपने ग्राउंड रियलिटी। पुलिस फोर्स को लीड किया है और शानदार, इसलिए आपकी बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता और कोई ये नहीं मान सकता कि वो कोई ऐसी कही गई बात हो। जी और दुर्भाग्य इस बात का धीरेन जी कि न सिर्फ आपने उसको लड़की को भगाया, आपने कोई 2 शब्द संवेदना के, सांत्वना के नहीं दिए, उसका मेडिकल नहीं कराया, और एफआईआर तो खैर आपने की ही नहीं। और बाद में जब एफआईआर हुई तो तब हुई जब आंदोलन आदि शुरू हो गए। अब हम इस पे आते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स थे, समझिए, जो संकट की जो काले बादल हैं। आप देखें कि एक समूह में रहना, हॉस्टल तो हॉस्टल है, वहां तो सबको रहने का अधिकार है। ये तो है नहीं कि हर बैच में 10 से 15 एक बिरादरी के, यानी इनकी बिरादरी के मुसलमान लड़के आते हैं तो क्या सब साथ ही रहेंगे? कोई जरूरी नहीं और रहना चाहिए भी नहीं। अब आपने देख लिया कि अगर 1-2 साल अगर रह लिए तो वो चाहेगी जब कमरा खाली हो तो फिर वो मुसलमानों को ही मिले, जिससे कि उनका जो जमघट है वो जमघट और गिरोह न टूटे। जमघट और गिरोह। और बात यही खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुस्लिम मेडिकोस ग्रुप। मुस्लिम मेडिकोस ग्रुप। अब ये मुस्लिम मेडिकोस ग्रुप में अगर आप केवल एकेडमिक पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बात समझ में आती है, लेकिन वहां मौलवियों को बुला लें आप, और वहां पर जो आपके कमरे हैं वहां पर भी मौलवी आने लगे, तो ये मुस्लिम मेडिकोस ग्रुप और ये जो समूह और जो मस्जिद में मौलवियों को बुलाना था और बाहरी लोगों को, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला तो साइन ये है कि समूह में रहना, समूह में कट्टरवाद फैलाना, और तीसरी चीज ये है कि जिहादी माइंडसेट के लोगों को इनवाइट करना, और तीसरा एक तरीके से जहां पर आप हैं वहां अपनी मौजूदगी को दिखाएं। हर इंस्टीट्यूशन में चाहे आप कहीं भी हो, वहां पर हवाई अड्डे पे भी प्रेयर रूम है, जहां पर आप हैं वहां पर नमाज रूम है, वहां नहीं पढ़ेंगे, प्रयोगशाला में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में छाती पे मुंह दलेंगे हम, जैसे दिखाई पड़े कि हमारा वर्चस्व कायम है। तो ये जो वर्चस्व बनाई बात है, और आज भी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ये बताया जाता है कि अगर एक्सेसिव भर्ती किसी एक बिरादरी की हुई है तो क्यों हुई है। और नमाज पढ़ना है तो बगल में चौक मोहल्ला आपका भी देखा, मेरा भी देखा हुआ है, गली गली मस्जिदें, वहां नहीं जाओगे तुम वहीं पर डिस्टर्बेंस करोगे जहां पे तुम्हें दिखाना है कि यहां पर हम मौजूद हैं, हम यहीं पर नमाज पढ़ेंगे। तीसरी चीज इसी तरीके से कि अगर आपको करना है, योगी जी ने लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम करा दी। लाउडस्पीकर जहां नहीं होने चाहे वहां उतरवा दिए, मंदिरों में भी, गिरजाघरों में भी और मस्जिदों में भी। बड़ा हाहाकार। ये आपको जरूरत क्या है कि आप दिखाना चाहते हैं कि पूरे वायुमंडल पे आपका नियंत्रण है, केवल यही अभिप्राय है। वरना जब पहली बार लाउडस्पीकर आया था करीब 100 साल पहले, तो इन्हीं के आलिमों ने मौलवी कहा था कि ये शैतान का भोपू है ये, और ये हराम है। तो तब जो शैतान का भोपू था, हराम था, आज वो बड़ा हलाल हो गया है। ये तो वक्ती बातें होती हैं, जैसे कैमरे के आगे नहीं आना चाहिए, मेकअप नहीं लगाना चाहिए। तो मौलवियों को अगर आप देखें तो लड़कियों को शर्मिंदा कर दें, जिस तरीके से ये रंगे सियार की तरह आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो वो सब जो हराम था वो सब हलाल हो गया।
वैसे कहेंगे साहब बुर्का और ये पहनिए और वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ना चाहिए चेहरे का कोई भाग, और कलाई तक आप कवर्ड होने चाहिए। लेकिन अगर वही कोई मुसलमान बच्ची को टेनिस खेलती हो या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए तो उसका, हाँ, मुकाबला हुस्न में अगर ऐसे छोटे कपड़े पहनती है तो वो जायज हो जाता है। तो इनका तो ये देख करके कुछ रुपए दो। ये वैसे भी दो लोगों को मैंने देखा कि अगर एक तो हमारे यहाँ कि जैसा थोड़ा सा पूजा सेवन कर दो तो एफआईआर वैसे लिख जाएगी, और दूसरा इनके यहाँ जैसी सेवन कर दो तो फतवा वैसे निकाल देंगे ये। अब मुकाबला है उसमें सब चीज जायज है, समझ रहे हैं आप? अरे मैं रियल लाइफ बता रहा हूं आपको। तो जी इनको जी वर्चस्व के लिए अपने कमरों पे एकाधिकार, कमरों के बगल में मस्जिद का बनवा लेना, मस्जिद में मौलियों का, और मेडिकोज ग्रुप व्हाट्सएप का बना मेडिकोज ग्रुप, और उसमें मौलियों को बुला करके तकरीर करना और जिहादी बातें करना, लव जिहाद की पेंगे बढ़ाना और सबको मोटिवेट करना। जी अच्छा, ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इन्वेस्टिगेशंस करना कितना मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि वो अगर ये कहें कि साहब हम तो अपने बिरादरी के लोग हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और उसके बाद कह रहे हैं हम अपने लोगों में जाके बैठते हैं, लेकिन इसको ये समझ पाने में कितना समय, क्या हमको अभी वो डेवलप करने में समय लग रहा है कि हम इनकी इंटेंशन ये समझ पाए कि 2047 वाले कौन है और 1947 वाले कौन है? ये बिल्कुल बहुत आसान है, और मैं तो आप लोगों से सीखता हूं, और आप ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार जिसने दुनिया देखी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा है, तमाम जब मवाली गुंडे अपराधी और सांप्रदायिक गुंडे थे उनके बारे में आपको जानकारी, और उनके बारे में जानकारी रखते हैं। आपराधिक सूचना आप लोगों के माध्यम से जितनी मुझे मिली है, मैं आभारी सदैव रहूंगा। अब उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनको चिन्हित करना, इनकी भाव भंगिमा, इनका एसोसिएशन, इसी केस पे आ जाए। जिसके बाप ने 4 हिंदुओं से शादी की है, जो खुद वर्गला रहा है, और जो इस तरीके की बातें करता है कि आलिमों को बुला करके, और पैसे, जरूरत हैसियत से ज्यादा पैसा उसके पास है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये अगर जाकिर नाइक के वीडियोस और जाकिर नाइक की प्रतिबंधित तकरीरें इसके उसमें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आदमी शरीफ ज्यादा तो नहीं है, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप जरा सा किसी को कुरेदें, पलस्तर को छोड़ें, आप सिर्फ जो उसकी व्हाइट वॉशिंग है, उसका जो पेंट पहली परत आप खुरचेंगे, आपको तमाम उसमें से आपको सांप बिच्छू दिखाई पड़ेंगे। जरा सा और कुरेदेंगे कि क्या, किससे ये संपर्क में था, इसकी आमदनी, जरिया आमदनी क्या होती है, जो कि पहले हम लोग कहते भाई जरिया आमदनी क्या है आपकी? जी आप तो अप्रेंटिस डॉक्टर पढ़ रहे हैं, आपकी जरिया आमदनी बहुत होगी, 50,000 महीने होगी। आपसे एक बीवी तो संभल नहीं है, 4-4 बीवियों के आप पेंगे बढ़ा रहे हैं। ये चीजें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। पीएफआई से संबंध का क्या मतलब है? अजहर मसूद से संबंध का क्या मतलब है? जमातुल मोमिना से संबंध का क्या मतलब है? डॉक्टर शाहिना से? तो आप अगर एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, लेकिन ढूंढना चाहो तो। दूसरा ये है कि ये संपर्क है भाई, आज तो योगी जी हैं, मान लीजिए जब योगी जी नहीं रहेंगे और हमने ये कर दिया तो मेरा क्या होगा, आप समझ सकते हो, लोगों के मन में आशंका है। और ऐसे फुटपाथिया नेताओं की कमी नहीं है, फटीचर, कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। आप कैसा हो या हमारे ऐसे कि जब सरकार तब अभी क्यों ना देख लेगी उसे को, इंतजार किस बात का है? और जब होगी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल एक दूसरे को देख लें। कोई चीज अपने ऊपर, अपने अरमानों को गला न घोटें। जितने अरमान है कोशिश कर लीजिए आज ही पूरे कर लिए जाए। आप भी पूरे कर ले, मैं भी पूरे कर लूं। ये बंदर घुड़की में आ जाना बड़ा आसान हो जाता है। जी, अगर आपने अभी एक और केस में इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि एक आदमी एक पन में आपने देखा कि उसने पागल खाने में जाके, मतलब इससे पहले भी किसी मंदिर की मूर्ति तोड़ दी तो कहा साहब ये पागल है। इसके बाद आपने देखा वो भगवान राम के इतने जन्मस्थान जिसको हर आतंकी, वो चाहे वो AK-47 वाला हो या इस देश को ये कहने वाला कि मैं तो बाई चॉइस रहा हूं, मेरे पूर्वज, वो यानी ओवैसी भी ये कहने वाला है कि वहां बाबरी मस्जिद थी हम जानते हैं, और वो साजिद रशीदी टाइप भी कह रहे हैं कि हम उसको तोड़ेंगे। और वहां इतनी सुरक्षा के खतरे के बीच में एक आदमी जब वहां से निकलता है सोपैया से और वहां पहुंच जाता है नमाज पढ़ने, ये सिर्फ एक संयोग है। इससे पहले भी मई में भी एक लेडी ने कोशिश की। ये इस समय खतरा ये कितना बड़ा है, इस सब के बावजूद कि आपके पास एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करता, इसके बावजूद इस खतरे का क्या है और आप इसको देखते कैसे हैं कि क्या वाकई ये एक ट्रेंड जो है कंटिन्यू है, आपके समय से कंटिन्यू है? जी धीरेन्द्र जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मेरे टाइम में थोड़ा फर्क होता था। अभी जो इलाज हो रहा है वो थोड़ा लाल दवा बैंडेड वाला हो रहा है,
और इलाज इनका होना चाहिए बाईपास सर्जरी वाला। और आप 10 लोगों की बाईपास सर्जरी करें तो भी 11वां मरीज आपके पास नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा कि शोपियां में, आप देखें महाराज के मठ के ऊपर जो आईआईटी पास आउट था जिसने जी। आक्रमण किया, वो भी कह रहा मेरे दिमागी तौर पर विक्षिप्त हूं। मतलब जो जो ये हरकत करें तो पहले से लगता है मेडिकल बना के रखते हैं कि हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिससे कि हमारा कानूनी हमको ये बचाव मिल जाए कि क्योंकि दिमागी तौर पे हम विक्षिप्त हैं इसलिए हम अपराध करते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कानून के मतलब इनको राय देने वाले भी ऐसे ही हैं। आपका दिमाग तब खराब नहीं हुआ जब आप शोपियां से चले थे। आपका दिमाग तब खराब नहीं था कि आप जो है वहां अयोध्या तक पहुंच गए। आपका दिमाग तब खराब नहीं था कि सुरक्षा घेरा तोड़ करके आप मंदिर परिसर में पहुंच गए। आपका दिमाग तब नहीं खराब हुआ कि जब वहां जा करके आपने नमाज पढ़ ली और जैसे अरे साहब इनका तो दिमाग खराब है। तो पुलिस और थाने में इसका उपचार भी होता है। बड़े बड़े जिनके दिमाग और मनबड़ होते हैं उनका दिमाग थाने जाने से ही, जिसको कहते हैं काउंसलिंग, और वहां के पवित्र वातावरण में लोगों का दिमाग अच्छे अच्छे का ठिकाने आ जाता है। तो ऐसे लोगों का अगर दिमाग ठिकाने लाएं, इनको 24 घंटे वैसे रखें, फिर 14 दिन की रिमांड लें, एक एक चीज का हिसाब लें, पाई पाई का हिसाब लें, और उसके बाद इनको भेज दें पागल खाने। और पागल खाने में भी एक तन्हाई का एक एक्सपेरिमेंट होता है, करंट वरंट भी लगाए जाते हैं, मैंने सुना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इलाज पूरा होना चाहिए। इलाज पूरा होना चाहिए। और उपवास भी एक औषधि होती है। तो ये तमाम औषधियां हैं, मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि वो तमाम औषधियां जब दी जाएंगी तो पागलपन का उपचार हो जाएगा। और मैं ये चाहूंगा, ये राम मंदिर, अब रशीदी की आपने बात की, अब उनकी हिमाकत का कैसे, तो उनका भाई, आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसको तोड़ के हम बाबरी बना देंगे। तो भाई जिसका तो हमारा दौर चल जाए तो हम तुम्हारी कब्र खोद देंगे। ये तो जिसका दांव लगने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तुम्हारा दांव लगेगा और मेरा दांव भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं, कुत्ता मुझे काट ले तो मैं कुत्ते को थोड़ी काटूंगा। कुत्ते का जैसे पागल कुत्ते का इलाज होता है वो किया जाएगा। मैं कुत्ते की बराबरी तो नहीं करूंगा। हाँ, कुत्ता पागल हो गया है तो उसका इलाज जैसे किया जाता है, आप भी जानते हो क्या किया जाता है, वो इलाज किया जाएगा। तो भौंकने वाले कुत्तों का इलाज यही होता है कि जैसे मैं आप खुल के बता दूं, जिन्होंने कुत्ते नहीं पाले हैं, आपने कुत्ते कुत्ता पागल हो जाता है, इलाज करते नहीं ठीक होता है, तो इससे पहले कि सारी रेबीज हो उसको खड़ा करके गोली मार देते हैं। यही इलाज है। और मैं बता दूं आपको, इनको किसी को 72 हूर नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी छाती में गोली। और बिल्कुल दुनिया आजिज आ गई है, केवल भारत नहीं, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की बात अब सामने है, क्योंकि तब भी दब्बूपना था। दब्बूपना यही नहीं, इंग्लैंड में भी दब्बूपना था कि हमको इस्लामोफोबिक कह दें। अरे कहते तो कह दें, तुमने 2000 2,500 बच्चों की जिंदगी हराम कर दी और उसके बाद तुम मुंह में दही तुम्हें जमा रहा, अब तुम बोल रहे हो। लेकिन ये विश्व की समस्या है, अब केवल भारत की नहीं। लेकिन आपका जो मौलिक सवाल था, मैं फिर, योगी जी के शासन काल में भी अगर प्रमाद हुआ, एफआईआर नहीं लिखी गई और मुलजिमान को ठौर ठिकाने नहीं लगाए, तो आप मौका चूक रहे हैं। मेरा पुलिस विभाग से आह्वान है। अगर हम इसको देखें सर, जिस तरह से लगातार अब इसको चाहे आपने उमर गौतम को देखा हो यूपी में, फिर उसके बाद कलीम सिद्दीकी देखा, फिर वो झांगुर झिंगुर देखा, उसके बाद ये देखा, तो ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ, चूंकि धर्मांतरण कानून जैसी चीजें हमने देखी जरूर है, लेकिन अभी भी अदालतों में उसको ले जाकर, जिस तरह से अदालतें उसको लेकर अभी भी संजीदा नहीं दिखती। आपको लगता है कि इनको सामान्य कानूनों से निपटा जा सकता है? और इन सब की स्टडी जरूर बच्चियों को होनी चाहिए इस देश में। मतलब कम से कम अब तो साफ दिख रहा है, हजारों केस आ चुके, एक दो केस नहीं आया, हजारों केस आ चुके, और उनकी इंटेरोगेशंस, उनकी सारी एफआईआर सब बता चुके कि वो एक गैंग की तरह ऑपरेट हो रहे। उन्होंने हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट बना दिया है, उन्होंने सनातन की बच्चियों को बाजार में टारगेट बना के रख दिया है कि वो बाहर निकलेंगे उनको टारगेट करेंगे। तो इसका कोई और सॉल्यूशन आपको लगता है किस तरह से? मतलब सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, वो तो उसमें सारी मस्जिद कल दिख गई है, वो भी टूट गया, देवरिया में बोलने वाला नहीं आया, वरना तो पहले मस्जिद के सामने हॉर्न बजने पे दंगा कर देते थे कि साहब किसी हिंदू ने हॉर्न बजा दिया। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, मस्जिदें भी खुद ही हटा रहे हैं। लेकिन ये समस्या मुझे लगता है कि अभी समझ शायद कम है। आपको क्या लगता है कि पुलिस सिस्टम भी नहीं समझ पा रहा, और कॉमन जो सनातनी है, मतलब मैं ये, या जो वो है, उनको सेग्रीगेट कर रहा है, एज ए जर्नलिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं क्योंकि उनको दुनिया में खतरा यही है। आपको क्या लगता है कि अभी हम लोगों को इसको समझने में अभी भी नाकाम है, इस खतरे को? समझने में नाकाम है। कवर फायर जो देने वाले हैं, जो
हिंदुत्व को लेकर के कहते हैं हिंदुत्व से मुझे घृणा है, हिंदुत्व को लेकर के ये है। अभी कोलकाता में एक बहुत बड़ी बैठक समागम हुआ जिसमें ये आपके एक सांसद महोदया हैं पश्चिम बंगाल की, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, और हमारे ये क्या नाम है इनका, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, और कह रहे हिंदुत्व के बारे में। अरे तुम्हारे अंदर दम हो तो जरा इस्लाम के बारे में दो शब्द कह के देखो, तुम्हारे कंठ की हवा बंद हो जाएगी। और सारी तुम्हारी जो है शौर्य जो है सनातन के ऊपर, सनातन तो बड़ा उदार है। अब मैं बताता हूं कि मैंने अपने को कभी असहाय नहीं समझा है। इनको इतने प्रसाद दे देता था, किसी की एक तो हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मौलाना मेरे टाइम में नहीं थे, लेकिन मौलाना जानते थे यहां होगा अंग भंग और आपको लाभ के स्थान पे ऐसी हानि होगी, आप हो जाएंगे तबाह। और हम कहें मैं तबाही एक्सप्रेस पे चढ़वा दूंगा, स्टेशन का नाम मैं गिनाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि वो जो स्टेशन आएंगे तबाही एक्सप्रेस पे, आपके साथ कुछ याद करेगी कि आपके साथ आपका इलाज हुआ कैसे। आप अभी मैं फिर बता देता हूं सांकेतिक रूप में, आप इनके साथ सामान्य धारों में लव जिहाद वगैरह के धर्मांतरण के लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन उसके साथ एक चीज और लगा दे, यूएपीए। ठीक है, यूएपीए के साथ साथ आप और जो है इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर ले, कोई क्रांतिकारी काम नहीं है। इसके बाद आप यूएपीए न लगे तो गैंगस्टर एक्ट लगा दीजिए, उसमें ये प्राविधान है। और जब चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी और तमाम आपके जो गिरोह आप अंदर होंगे, ये मैंने आपका इंतजाम कराया है 12 साल का, और 12 साल में अच्छे अच्छे का दिमाग ठीक हो जाता है। हम तो आईएसआई के और हरकतुल अंसार इनके जो चरमपंथी आते थे, इनको 3 से लेके 7 दिन में ये बिल्कुल आगे, बिल्कुल जैसे तोता मैना मिन मियाने लगती थी, ये वैसे मिमियाने लगते थे। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और आपको शासन का सपोर्ट है, लेकिन इच्छा शक्ति और धैर्य, इसकी बड़ी मुझे कमी दिखाई पड़ रही है। इसमें जो किलर इंस्टिंक्ट है, जैसे आपके अंदर एक जज्बा है, मेरे अंदर है कि अब या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अब वक्त आ गया सोचने का कि तुम, क्योंकि हमारे साथ अरे साहब अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो वो तो बहुत इनके पक्षधर, उनका पक्षधर रहेंगे, उनको जो करना है। लेकिन मुझे आज क्या करना है ये मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। और ये मैं इसीलिए आह्वान करूंगा पुलिस बल का, ये पवित्र समय आपको परमात्मा ने जनता और अपनी बच्चियों की, अपने बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा के लिए दिया है। आज अगर आप प्रमाद करेंगे, रिश्वत लेंगे, तो रिटायरमेंट तो छोड़ दीजिए, जिंदगी आपको आत्मग्लानि होगी, और इसका दुष्परिणाम आप और आपके परिवार के ऊपर आएगा। इसको श्राप मत समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसको मैंने होते हुए देखा है। एक आखिरी सवाल के तौर पर, अगर हम बांग्लादेश में होते हुए देख रहे हैं, जो आपका पार्ट है, जो आपका हिस्सा है, जो आपने देखा, जो जिसमें जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे थे, उनका ब्लड अगर डीएनए निकलेगा एक जैसा, भले ही कोई भी, वो बात तो सही है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया बदल दिया। मतलब आपने धीरेन्द्र पुंडीर की बजाय आप धीरेन्द्र खान हो गए, दिलावर खान हो गए, या दिलावर पुंडीर भी लिखते हैं बहुत सारे, जबकि जो अगर वो पढ़ लें कि पैगंबर साहब ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा तो रोने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब समझ का, मैं फिर बार मेरा सवाल वापस वही आ रहा, आप इसको थोड़ा सा सर विस्तार से दें कि ये समझ हमारी अभी तक सुरक्षा एजेंसियों में भी नहीं है कि वो इनको अंतर कर सके, क्योंकि आसानी से जब भी आता है कोई भी आदमी ये कहेगा कि यार ये इंसेंट जैसी बात कर रहा, वो कहेगी लड़की आके कि साहब उसने मुझे गाय का मीट खिलाया, जैसे पुराने केसेस आ चुके है ना, यहाँ तो 20 उसमें केस झिंगुर तभी खुला कि वो साहब गाय का मीट खिलाते थे। तो कोई भी पुलिस वाला, ये मुझे लगता है पहले नजर में तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसी नफरत हो सकती है क्या। ये भी एक गलती है कि हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे, हमने उन किताबों को नहीं देखा भी। नहीं धीरेन्द्र जी, आपसे ऐसा परिपक्व, आपको मालूम है जैसे कहते हैं कि नया XYZ ज्यादा प्याज खाता है, आपने भी सुना होगा ये कहावत, कि जो नए होते हैं, और काला पहाड़ का नाम आपने सुना होगा कि कन्वर्ट आज हुए हैं, और मालूम पड़े कि उनसे बड़ा जो है अलमबरदार और फर्मा बरदार कोई होगा नहीं। तो ये जो जोशो खरोश हो न है ये अपने को, क्योंकि अरब वर्ल्ड में बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को बहुत ही थर्ड ग्रेड, जैसे कभी कभी किसी जमाने में भारत में अछूत के साथ व्यवहार होता था, वही व्यवहार बांग्लादेशियों के और पाकिस्तानियों के साथ होता है। अरे तुम कहां से गाजी होगे भाई, तुम तो थर्ड क्लास मुसलमान हो, उनको तो बहुत सेकंड रेट सिटीजन मानते हैं। तो अपने को प्रूव करने के लिए जो छोटा आदमी होगा वही अहंकार की भाषा बोलेगा, लेकिन जो जिसके पास सब कुछ है, अब जैसे सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, ये आपके जो तबलीगी जमात वगैरह इसको बैन कर दिया, आपके कई मुल्कों ने आपका बुर्का बैन कर दिया, हिजाब बैन कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान में तो वही जो मालूम पड़ा कि 14 साल पहले जितना था उसी तरीके से सब होगा। तो ये आपकी हीनत्व की भावना है, वही हीनत की भावना है। लेकिन हम भारत की अगर बात करें धीरेन्द्र जी, हमारे अंदर सामर्थ्य है, ये जागा हुआ भारत है,
पहले भी ऐसा होता था, लेकिन लोग इसकी अब कार्रवाई छोड़ दे, इसकी चर्चा भी नहीं करते थे। आज न केवल चर्चा हो रही है, बल्कि ये कहते हैं कि कब्र में खोद के गाड़ कैसे दें, ये बताएं। आप ही ने कहा कि इनको बताएं फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करें या इनको फांसी की सजा दी जाए। अब इस पे निर्णय हो रहा है कि इनका निस्तारण करें तो कैसे करें, निस्तारण की बात हो रही है और ये संतोष का विषय है। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत ही व्यस्त समय में भी समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपसे मिलके हमेशा बात करके अच्छा लगता है। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।